क्या आप सोच सकते हैं किसी देश की सरकार केवल इंटरनेट बंद करने की वजह से गिर सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब भारत के ही एक पड़ोसी देश नेपाल के विषय में, जो भारत के 5 स्टेट उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के साथ टोटल 1715 किलोमीटर का एक ओपन बाउंड्री शेयर करती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने नेपाल की गवर्नमेंट को गिरा दिया? क्या केवल इंटरनेट बंद करने की वजह से इतनी बड़ी बवाल उत्पन्न हो गई कि यहाँ के लोगों ने अगर यहाँ के लोगों के आप बैनर को लेकर देखेंगे तो इन्होंने अपने बैनर पे क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा है द टाइम इज नाउ बैकअप नेपाल। कुछ पॉलिटिकल लीडरों को तो इन्होंने वांटेड भी डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ बैनरों पे इन्होंने भारत के एक सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर भी लगा देते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने पोस्टरों में वेकअप नेपाल, अनम्यूट योर वॉइस जैसे बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे इतना बड़ा बवाल क्रिएट हो गया कि पर यहाँ के पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट तथा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी जला दिया गया। ये लोग यहीं पे ही नहीं रुकते, ये लोग यहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, शेख बहादुर देवर्स, बाबूराम भट्टराई के भी घर को अग्निदाह कर दिया। साथ ही साथ ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि ये लोगों ने रोड को जाम कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को लूट लिए, यहाँ पे जो मॉल थे वहां को भी लूट लिए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ये बवाल क्रिएट हो गई? आइए हम इसी को जानने की कोशिश करते हैं। इसे जानने से पहले हम समझते हैं आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन था कि इतनी बड़ी बवाल स्टार्ट हो गई। तो अगर हम इसमें रीजन की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी रीजन थी सोशल मीडिया को बैन करना। याद रखिएगा, केवल और केवल एक ही रीजन नहीं थी, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट था वह था सोशल मीडिया को बैन करना। सोशल मीडिया को बैन करना। आइए अब हम समझते हैं आखिरकार सोशल मीडिया को बैन कर क्यों किया गया। देखिए, बात है 4 सितंबर 2025 की, जब नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कुछ प्लेटफॉर्म को बैन करने का डिसीजन लिया। उन्होंने जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे कुल 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। साथ ही साथ कुछ ऐप जैसे टिकटॉक, वीवर को इन्होंने चालू रखा, इसे बैन नहीं किया। आखिरकार इन्होंने कुछ ऐप को बैन क्यों किया? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लोगों को हमारे देश में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको अपनी एक लोकल ऑफिस नेपाल में खोलनी पड़ेगी, साथ ही साथ अपॉइंट करना होगा ग्रीवेंस रेजिस्ट्रेंट ऑफिसर को नेपाल में, और सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम भी आपको लानी होगी। तो जिन प्लेटफॉर्म ने इन सब गाइडलाइंस को फॉलो किया, उन्होंने क्या किया, उन्हें नेपाल में एक्टिव रखने दिया और बाकी सबको बैन कर दिया। इस तरह उन्होंने टोटल 26 ऐप को बैन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पे रहने वाले यूथ जनरेशन, जिन्हें हम जनरेशन जी कहते हैं या फिर जीएनजी कहते हैं, ये लोग इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। शुरुआत में इन लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। आइए उसे समझने से पहले हम समझते हैं आखिरकार जनरेशन जेड है क्या। आइए अब हम समझते हैं आखिरकार जनरेशन जेड क्या है। देखिए, ये वो लोग हैं जो 13 से लेके 30 साल की आयु के युग के बच्चे हैं। जनरली ये बच्चे जो हैं मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट के युग में पैदा हुए बच्चों को कहा जाता है। अगर हम ईयर वाइज बात करें तो ये लोग 1997 से लेके 2011 2012 के बीच में जन्मे हुए बच्चे को हम जनरेशन जेड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सभी जो बच्चे हैं ये डिजिटल टाइम में पैदा हुए, अर्थात जब इंटरनेट या मोबाइल, लैपटॉप जैसी टेक्नोलॉजियाँ स्टार्ट हुई थी तब ये लोग पैदा हुए थे। इसलिए इन्हें हम जनरेशन जेड के नाम से जानते हैं। तो हुआ क्या, इन लोगों ने क्या किया, एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और अपने प्रोटेस्ट से मांग किया कि इस ऐप जो बैन किया गया है उसे हटा लिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि नेपाल की गवर्नमेंट्स ने इसे किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की। इस विषय में क्या हुआ कि इन्होंने अपनी फोर्स को उतार के इस बैन को रोकने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग मारे गए। जैसे ही कुछ लोग मरे, ये जो प्रोटेस्ट था एक वायलेंस में क्रिएट हो गया और भी लोगों ने इसे पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि इसके पीछे केवल और केवल ये
मोबाइल ऐप बैन करना ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी केपी ओली शर्मा की जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी करप्ट थी। इसमें बहुत ज़्यादा नेपोलियनिज्म था। साथ ही साथ जो यहाँ के ऑफिस नेता थे, जो यहाँ के नेता थे, वो लोग अपने आप को क्लीन दिखाने के लिए पावर का मिसयूज कर रहे थे, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना था या फिर कहना था। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट लिया और इसका परिणाम ये निकला कि केपी ओली शर्मा की गवर्नमेंट को अपने पद से रिजिग्नेशन देना पड़ा। सोचिए, जो जो वायलेंस 4 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ, 9 सितंबर दो माफ करिएगा 4 सितंबर 2025 को स्टार्ट हुआ, 9 सितंबर 2025 को आते आते यहाँ की गवर्नमेंट के मैक्सिमम जो पार्टी लीडर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि अब यहाँ के लोगों का ये मानना था कि यह अब एक जनरेशन जेड मूवमेंट ही नहीं रह गया, अर्थात जीएन जेड मूवमेंट नहीं रह गया। अब यह एक नेशनल मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ के पॉलिटिशियन के करप्शन से, जॉब न मिलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसीलिए अब इस मूवमेंट को इन्होंने नेशनल मूवमेंट का नाम दे दिया। अगर हम कंक्लूजन के रूप में देखें इस मूवमेंट की, तो इस मूवमेंट की जो स्टार्ट हुई थी वो सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट सोशल मीडिया ही था। लेकिन केवल सोशल मीडिया ही नहीं, यहाँ पे हो रहे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की वजह से यहाँ के मैक्सिमम लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और इसे एक नेशनल मूवमेंट बनाकर यहाँ की गवर्नमेंट को गिरा दिया। अब आइए हम समझते हैं आखिरकार इंटरनेट बंद हो जाने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर किसी भी देश में इंटरनेट बंद हो जाता है तो उससे सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो होता है इकोनॉमी और उसके बिजनेसेस पे। आपको पता है आज के युग में, इस 21st सेंचुरी में जो लोग हैं, स्मॉल बिजनेसेस है या फिर बड़े बड़े बिजनेसेस भी है, वो सभी इंटरनेट की सहायता से ही चलते हैं। आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कुछ ऐप देख सकते हैं जहाँ पे आप एजुकेशन जैसी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने बिज़नेस लेक्चर प्रोवाइड करके एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही मिलियंस ऑफ नेपाली भी क्या थे, यहाँ पे अपने क्या कर रहे थे, जॉब क्रिएट कर रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे या फिर एडवर्टाइज वीडियो बना रहे थे, तो इन लोगों का जॉब क्या हुआ था, चला गया था। दूसरी सबसे बड़ी इम्पैक्ट होता है, वह है एजुकेशन एंड जॉब पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि इस समय क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जो फिजिकल कोचिंग सेंटर या फिर फिजिकल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते, वो डिजिटली एजुकेशन लेते हैं, ताकि वह जो डिजिटली एजुकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। साथ ही साथ आपको कहीं दूर जाके एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही बैठ के ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ही आसान हो जाती है, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही आसान हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी इम्पैक्ट होता है, वह होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच लगभग खत्म हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, आज के युग में लगभग सभी के पास क्या है, इंटरनेट होता है, सभी के पास मोबाइलें होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी अपनी बातों को बताना होता है तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया की तरह ही बात करते हैं, ताकि कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो आज के युग में सोशल मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच के रूप में भी देखा जाता है। ये अपनी बातों को बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के रूप में भी देखा जाता है। तीसरी सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो सोशल एंड डायस्पोरा। देखिए, बहुत से लोग जो होते हैं विदेशों में रहते हैं, वो लोग भी अपने परिवार से कांटेक्ट करने के लिए बेसिकली सोशल मीडिया का ही उपयोग करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि आप बाहर रहते हैं तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा, देखिए, फ़ोन कॉल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू क्या होता है, आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सब इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से, इन सब वजहों से आज के युग में सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हम आप देखते हैं क्या वर्ल्ड में कुछ ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे केवल सोशल मीडिया की वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा? तो इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल देखेंगे आप 2021 में अरब स्प्रिंग में देखेंगे। तो उस समय क्या हुआ था, तुनिसिया, इजिप्ट, लीबिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का उपयोग करके वहाँ की गवर्नमेंट को कोलैप्स करा दिया था।
दूसरा आप देखेंगे इस्टोनिया में देखेंगे तो वहाँ पे ई गवर्नमेंट सिस्टम ऑलमोस्ट एवरी एवरी सर्विस जो है वहाँ पे ऑनलाइन हो गया है। जैसे वोटिंग हो गया, टैक्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिजिटल आईडी हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है इथोनोपिया में इंटरनेट की सहायता से चलती है। फिजिकल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। वहाँ पे अधिकांशतः से क्या है वो इंटरनेट की चलता है। और तीसरी सबसे बड़ी एग्जांपल हम आज के युग में देखेंगे नेपाल में, जहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे केवल 5 ही दिनों के अंदर ही यहाँ पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा साहब को अपने पद से रिजिग्नेशन देना पड़ा। एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड मिनिस्टर को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजकुमार गुप्ता जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल अफेयर्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को है, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।